हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। तो फाइनली आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें आपको बेसिक जो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ कि टाइम ऑफ सप्लाई में जो कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड चेंज इन रेट, ये हम आज सेक्शन 12, सेक्शन 13 सारे डिस्कस करेंगे। ये अगर देखा जाए, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो डेफिनेटली आईपीसीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए श्योर शॉट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। फाइनल के लिए मैं बोल सकता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है प्रोवाइडेड, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशंस की वजह से सेक्शन 14 भी हिट हुआ था, सेक्शन 12 भी हिट हुआ था। तो हम आज का सब कुछ डिस्कस करेंगे, प्रोवाइडेड आपको ये आईपीसीसी वालों को तो करना ही करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्क्स का पेपर में आना ही होता है, 4 से 6 या 8 भी ना मार्क्स का आ सकता है। लेट अस डिस्कस। मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक चार्ट बनाया हुआ है। उसमें बात करता है पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो बेसिकली क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 में कवर होता है। ये 2-3 चीज़ें डिस्कस करता है कि टाइम ऑफ सप्लाई में आपने 3 चीज़ें देखनी है। पहला आपने देखना है इनवॉइस, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस जो सेक्शन 31 में बात करता है कि आप रिमूव कर दो गुड्स को तो वो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस बन जाती है, या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और पेमेंट में 2 चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने बैंक में कब डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। दूसरा, बुक्स में एंट्री कब की, कि सपोज कर लो मेरा बैंक में 31 को क्रेडिट हो रहा है, बुक्स में एंट्री 30th को कर रहा हूँ, तो मेरा 30th काउंट होगा। तो ये नॉर्मली हमारा ट्रेंड चलता था। उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर में सरकार को लगा कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि गुड्स के केस में, आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल से मैं कंपेयर कराऊंगा, तो उन्होंने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में अगर एडवांस आ रहा है तो उनको उसने इसकी कैटेगरी से एग्जम्प्ट किया कि एडवांस को हम टैक्सेबल नहीं करेंगे ऑन द रिसिप्ट। तो उन्होंने एक पहले नोटिफिकेशन लेके आए, रिमेंबर द नोटिफिकेशन 40/2017, जिसमें बोला कि आपकी अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करती और आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लेते तो आपको सेंट्रल कोई भी टैक्सेस देने हैं, तो आपको जो टैक्सेस देने हैं वो देने हैं इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पे। सेम नोटिफिकेशन एक दोबारा इशू हुई जो 66/2017, उसने जो टर्नओवर पे 1.5 करोड़ की टर्नओवर पे अपर कैप लगाई थी वो भी रिमूव होगी। मतलब आप गुड्स के केस में सिर्फ आपने इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस देखना है। तो ये नोटिफिकेशन इतनी लिमिटेड नहीं थी। आपको एक और चीज़ बता दूं कि लोग गलती करते हैं, अगर इफ़ वी टॉक ऑफ कंपोजिशन स्कीम, आई एम रिपीटिंग, इफ़ वी टॉक ऑफ कंपोजिशन स्कीम में जो आपको एडवांस आता है दैट इज़ टैक्सेबल। बहुत लोगों को ये नहीं लग पता, बट यहाँ पे अगर देखें तो उन्होंने बोला है टर्नओवर विच डज नॉट एक्सीड 1.5 या 1.5 भी उन्होंने कवर कर ली थी, एंड हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस नोटिफिकेशन में लोगों ने ये तो देख लिया कि यहाँ पे उन्होंने जो बात की हुई है दैट इज सेक्शन 12, ये आप देख सकते हो यहाँ पे है क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द सेड एक्ट। बट मैक्सिमम लोगों ने जो गलती की उन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी, इंक्लूडिंग द सिचुएशन, रिपीट कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग द सिचुएशन एक्ट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ चेंज इन रेट। चेंज इन रेट में आपने कौन सा टैक्स लेना है, तो आपको ये चीज़ देखना है कि इस नोटिफिकेशन की वजह से सेक्शन 12 भी हिट हुआ था, सेक्शन 14 भी हिट हुआ था। तो अब आपके केस में सिंप्लीफाइड फॉर्म में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सिंपल देखना है इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना। नेक्स्ट चलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। इसमें मैंने बहुत ही एक सिंप्लीफाइड चार्ट बनाया हुआ है कि मतलब अगर आप इतना सा चार्ट कर लेते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई की सर्विस में आपने 2 चीज़ें देखनी है कि इनवॉइस आपका विद इन टाइम इशू है, विद इन टाइम मतलब 30 डेज, और नॉट विद इन टाइम मतलब बियॉन्ड 30 डेज इशू है। अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू है तो 2 चीज़ें देखनी है, इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस 30 डेज में इशू नहीं हुआ तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज
अर्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट यहाँ पे एग्जाम्प्ट नहीं की है, जो नोटिफिकेशन 40/2017 या 66/2017 था, दैट वाज फॉर गुड्स। तो आपको ये चीज़ देखनी है। बाकी कुछ इसमें नॉमिनल से प्रोविजन है, जैसे सपोज कर लो कि आपको 1000 तक एक्सेस अमाउंट, देखो यहाँ पे अप टू 1000 आता है, तो ऐड दी चॉइस ऑफ द सप्लायर होता है कि उसको कब करना है, किस। यहाँ पे आपको इसके आगे छोटे मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले हुए हैं, तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। सीए फाइनल के लेवल से ये काफ़ी अच्छे हैं। कि इसमें जैसे फर्स्ट 1-2 एग्जाम्पल मैं आपके साथ कर लूँगा कि आपने कंसल्टेंट इशू इनवॉइस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर बी ऑन, मतलब सर्विस की डेट क्या होगी, 5th October August 2017. Now the provision of service was not completed on and no payment service of, अब देखो सर्विस कब कंप्लीट हुई है, 1/7/2017। क्या उसके एक महीने के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हुआ है? द आंसर इज नो। तो आप क्या देखोगे जब 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो आप देखोगे पेमेंट और सर्विस विच एवर इज अर्लियर। अब पेमेंट तो इसमें रिसीव ही नहीं हुई है, तो हम देखेंगे सीधे जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है 17, दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। इसी तरह मैंने कुछ एग्जांपल और जोड़े हैं, उसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स करवा देता हूँ साथ में, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब बेसिक, मतलब रिवर्स चार्ज में बेसिक, बहुत बेसिक है कि रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विसेज के केस में आपने सिंपल देखना है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ पेमेंट। पेमेंट में ऑलवेज रिमेंबर, ये आपने ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि पेमेंट के केस में आगे 2 बाइफर्गेशन है। एक तो है एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट ऑन द डेट, या फिर पेमेंट इज डेबिटेड इनटू हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब बैंक में डेबिट या बुक में एंट्री। नॉर्मली एंट्री लोग तभी करते हैं जब बाद में पेमेंट आ जाती है बैंक स्टेटमेंट निकाल के, पर जनरली प्रैक्टिस में जब बैंक में पैसा आया तभी देखा जाता है। बट आपने लोगों ने किसी ने एंट्री पहले कर दी, तो सपोज कर लो जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया कि 31 को आपको बैंक में एंट्री आई, आपने उसको 28 को अपनी बुक में डेबिट कर दिया था, तो आपको जो टाइम ऑफ सप्लाई है दैट विल बी 28। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। इसके साथ बाकी कुछ और भी छोटे छोटे प्रोविज़न है, तो मैं आपको वो भी करवाना चाहूँगा। जैसे वॉचर के केस में बहुत ही इजी बेसिक सा है कि सपोज कर लो वॉचर के केस में आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है कि सप्लाई आइडेंटिफाइएबल है या सप्लाई आइडेंटिफाइएबल नहीं है। देखो सप्लाई आइडेंटिफाइएबल होगी तो वो तो जब इशू ऑफ वॉचर हुआ है वो उसको तभी टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइएबल नहीं है तो दैट द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी जब रिडम्पशन होगी। अब सपोज कर लो बिग बाजार ने मुझे एक कूपन दिया, 2 कूपन दिए। एक कूपन दिया कि भाई साहब आप हमारे बिग बाजार में ये 500 रुपये का वॉचर ले लो और कोई भी सामान ले लेना, एनीथिंग। दूसरा दिया कि ये लो 500 रुपये का कूपन और सिर्फ कपड़ों में, क्लोथ में रिडीम होगा, क्लोथ में। तो यहाँ पे अब जब मेरे को क्लोथ के साथ आइडेंटिफाइबल हो रहा है तो ये इशू ऑफ जब होगा, इशू ऑफ वॉचर, तो उस टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और इसमें जब मैं रिडीम करूँगा, एनीथिंग में रिडीम करूँगा तो उस टाइम माना जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल डाले हैं कि 60 डेज आपने इनवॉइस में 60 डेज ऐड करने हैं, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो 60 डेज ऐड किए, डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर हो रही है तो डेट ऑफ पेमेंट ये। इसमें एक और 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि सपोज कर लो कि आपकी एसोसिएट एंटरप्राइजेस है वो लोकेटेड आउटसाइड है, तो एंट्री इन द बुक्स और पेमेंट, ये जनरली आज तक पूछा तो नहीं गया है, बट ICAI का एज इफ से कि कोई भरोसा नहीं है, तो आपने सिंपल देखना डेट ऑफ एंट्री और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर कि आपकी कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है जो इंडिया से बाहर है। वॉचर के केस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि वॉचर के केस में आइडेंटिफाइबल है तो टाइम और सप्लाई इशुएंस पे हो जाएगा, डेट ऑफ इशुएंस पे। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उस केस में रिडम्पशन पे। तो एक और सेक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे गुड्स के केस में 60 डेज ऐड किए जाते हैं, सर्विस के केस में आप 30 डेज ऐड करके उसमें आपको देख लोगे, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालता रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स में। तो अब चलते हैं चेंज इन रेट पे, सेक्शन 14। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हमारी नोटिफिकेशन 40 एंड 66/2017 इशू हुई थी, जिसने
एडवांसेस को एग्जाम्प्ट किया था कि टाइम ऑफ सप्लाई हम एडवांसेस के गुड्स के केस में नहीं देखेंगे, तो वो इस पर हिट होती है। मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। इसमें जो एक बहुत ही आराम से तरीका है उसको याद करने का, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। ये बेसिकली चलता है, जो आप पढ़ते भी होंगे, कि मेजॉरिटी रूल। क्या बोला मैंने? मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी रूल बोलता है, देखो एक अगर सप्लाई होनी होती है तो सप्लाई में 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। फर्स्ट इज सप्लाई, सेकंड इज पेमेंट, थर्ड इज इनवॉइस। अब जो मेरा तरीका था इसको याद करने का, मैं आपको एक्ट से भी करवाऊंगा। जो मेरा तरीका था एक बार आप वो सुन लें, वो बहुत ही बेसिक है और उससे आंसर 100% करेक्ट आता है। मेजॉरिटी रूल ये है कि रेट चेंज होने के बाद जो जहाँ पे मेजॉरिटी फॉर्म हो रही है, सपोज करो सप्लाई, पेमेंट, इनवॉइस, ये मेजॉरिटी रूल हो रही है, इसमें आगे बाइफिकेशन होती है कि इनमें से क्या लेना है। तो आपको एक मैं छोटा सा एक मेमोरी टेक्निक दे देता हूँ कि जो मेजॉरिटी रूल जिस साइड होगा तो वो वाली 2 चीज़ें आपने कंसीडर करके आगे से उसमें कंसीडर करना है। अगर मेजॉरिटी बन रही है सप्लाई और पेमेंट की, आपने पेमेंट की डेट ले लेनी है। सप्लाई बन रही है, मेजॉरिटी बन रही है सप्लाई और इनवॉइस की, तो इनवॉइस की पेमेंट ले लेनी है। और अगर मेजॉरिटी बन रही है पेमेंट और इनवॉइस की, इसमें देखोगे विच एवर इज अर्लियर। इस तरीके से आपके 100% आंसर सही आएंगे। बट आपको पता होगा नोटिफिकेशन नंबर जो 40 एंड 46 आया था, 66, उसने गुड्स के एडवांसेस पे उसको टाइम ऑफ सप्लाई को हिट नहीं करवाया था। तो जब आपने सर्विस देखना है तो ये तरीका देखना है, जब गुड्स देखना है तो इनवॉइस और सप्लाई देखना है, और उसमें डेट ऑफ, जनरली आपने रेट ऑफ चेंज में इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस वो ही चेक करनी है। लेट अस डू सब एग्जांपल। अब ये देखें, इसका मैं 2-3 तरीके, ये देखो, वी आर एक्ट सिंपल करेंगे। इन केस द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका चेंज इन रेट इज डोनेटेड बाय स्टार। तो यहाँ पे मैंने भाई, यहाँ पे मेरी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी। अब मैंने देखना मेजॉरिटी रूल आगे, वेयर द इनवॉइस हैज़ बीन इशूड एंड द पेमेंट हैज़ ऑल्सो बीन रिसीव आफ्टर, पेमेंट भी यहाँ पे हुई एंड इनवॉइस भी यहाँ पे हुआ। तो मैंने आपको बताया कि पेमेंट और इनवॉइस के केस में आपने देखना है विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ देखें पेमेंट अर्लियर हुई है, द टाइम ऑफ सप्लाई शेड बी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और इशू में विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। बट अगर ये गुड्स का केस है तो मैं पेमेंट को इग्नोर करूंगा, तो मैं इनवॉइस की पेमेंट लूंगा। क्लियर? सेकेंड, नेक्स्ट है वेयर गुड्स, वेयर द इनवॉइस हैज़ बीन इशूड प्रायर, मतलब इनवॉइस पहले हो गया तो हमारा जो मेजॉरिटी इनवॉइस यहाँ पे हो गया इनवॉइस। अब मेरा मेजॉरिटी रूल जो है वो बिफोर चेंज है, तो उसमें मैंने आपको जो चार्ट बनाया था उसमें बताया था कि सप्लाई और इनवॉइस में आपने इनवॉइस को प्रेफरेंस देनी है। तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई विल बी इनवॉइस, मैंने देखा भी नहीं, आगे पढ़ा भी नहीं पेमेंट कब हुई है। तो देखो द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस। तो आपको मेजॉरिटी रूल से चलना है। मैं दोबारा एक बार आपको मेजॉरिटी रूल बता देता हूँ कि मेजॉरिटी रूल में, मेजॉरिटी रूल जब आप देखोगे उसका एक छोटा सा मैं चार्ट बना देता हूँ, इसको याद रखना है आपने हमेशा, क्योंकि इससे 100% हो जाता है। इनवॉइस, पेमेंट, सर्विस। अगर मेजॉरिटी इनवॉइस और पेमेंट की होती है विच एवर इज अर्लियर, अगर इन पेमेंट और सर्विस की होती है मेजॉरिटी तो पेमेंट, अगर इनवॉइस और सर्विस की होती है तो इनवॉइस। प्रोवाइडेड, अगर गुड्स का केस है तो इनवॉइस और पेमेंट में पेमेंट को तो आप इग्नोर करोगे क्योंकि फिर इनवॉइस लोगे। अगर फिर पेमेंट और इसका केस है, पेमेंट गुड्स का केस है एंड पेमेंट और सर्विस में देख रहे हो तो पेमेंट को आप इग्नोर करोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं, इसमें बेसिक चार्ट जो है इससे आप समझ जाओगे कि सप्लाई पहले हुई है, इनवॉइस पहले इशू हुआ है, तो जनरली दोनों बाद में हुए हैं। सप्लाई पहले हुई, इनवॉइस और पेमेंट बाद में हुआ है। तो ये कह रहा है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। प्रोवाइडेड, अगर गुड्स का केस है तो हम पेमेंट
इग्नोर करेंगे तो इस चार्ट से ऑलमोस्ट आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये चार्ट मैं अभी लिंक में इसको शेयर भी कर दूंगा। मैक्सिमम मैंने सारे एग्जांपल इसके साथ शेयर किए हुए हैं। आपको एक चीज़ ज़रूर लेके चलनी है कि 14 सेक्शन जब स्टार्ट होता है तो वो क्लियर बोलता है, सेक्शन 14 स्टेट है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। तो जो सेक्शन 14 है दैट ओवर राइड्स सेक्शन 12 एंड 13। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रेट जो है वो इसी से डिसाइड होगा, तो आपको वो इग्नोर करना है। और गुड्स के केस में हमेशा रिमेंबर दी एडवांसेस कभी भी टैक्सेबल नहीं होते। इसका मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि क्यों ये सरकार क्यों लेके आई। क्योंकि जो इंडियन मार्केट है, आपने देखा होगा, मेरे पेरेंट्स ने भी क्या किया हुआ, जैसे गोल्ड ज्वेलरी, उसके लिए एक लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है, कमेटी डाली होती है। टीवी के लिए, मोबाइल के लिए कमिटीज़ चलती हैं। तो अगर आप एडवांसेस पे उसको टाइम ऑफ सप्लाई उसका देख लेते, तो सपोज करो कि गोल्ड की कमेटी मेरे फादर ने डाली थी 4000 पर मंथ। तो मतलब जैसे ही ज्वेलर के पास एडवांस पहुंचता 4000 रुपये का, दैट वुड हैव बीन टैक्सेबल और उसको जीएसटी देना पड़ता। हालांकि ये है, ये मैं अगर सपोज कर लो 24 इंस्टॉलमेंट है, तो उसको हर बार जब मेरा 4000 पे होता है उसको हर बार टाइम ऑफ सप्लाई देना होता। हालांकि सप्लाई तो हुई नहीं है, सिर्फ पेमेंट आ रही है। इसीलिए नोटिफिकेशन 40 एंड 66 आई थी कि गुड्स के केस में हम पेमेंट को इग्नोर करेंगे। होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये बहुत मैंने अच्छा चार्ट बनाया है। इससे बाहर आपको सीए फाइनल की बात करूं तो शायद इससे बाहर आईपीसीसी में तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा, और सीए फाइनल का भी 100% इसमें मैंने सिलेबस कवर किया है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। इनकेस आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए, आई एम अवेलेबल एनी टाइम। 9817182000 या मेरी ईमेल आईडी है partharoda30@gmail.com। आप कभी भी कोई भी अपना डाउट हो आप इस पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्लस आपको किसी और टॉपिक में दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट टॉपिक क्या उठाना चाहिए मुझे जीएसटी में, तो उसमें भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। हम नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा प्लान है कि वैल्यूएशन मैकेनिज्म में जाया जाए, या फिर असेसमेंट ऑडिट, आपने कोई भी टॉपिक जो आपको लग रहा है उसमें दिक्कत आ रही है तो हम वो टॉपिक भी उठा सकते हैं। मैं 100% उसके नोट्स भी साथ में बनाऊंगा, और प्लस इसमें 100% कवरेज जो पेपर में आना चाहिए, आप इसको शॉर्ट वीडियोस में रखूंगा ताकि आप पेपर से पहले उसको ईजिली रिवाइज भी कर सकूँ। तो ऑल द बेस्ट। बाकी मैं वीडियो अपलोड करके इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। थैंक यू।